हाँ जी, शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक बनाया है मैंने। ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्पेशली उनके लिए, 12वीं के बच्चों के लिए। 11th में आपने जितना माई एसक्यूएल पढ़ा था उसका एक आधे घंटे का रिकैप है, रिवीजन है। 11th का पूरा सिलेबस मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें कुछ माई एसक्यूएल का, इसमें कुछ छूट गया होगा तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं बना दूंगा। तो एक रिकैप करते हैं, शुरू करते हैं 12वीं के लिए। एसक्यूएल, सबसे पहले तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सभी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स को में सपोर्ट करती है। जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं उनमें केवल एसक्यूएल लैंग्वेज ही चलती है। यानी कि आपने अगर एक बार एसक्यूएल लैंग्वेज सीख ली तो आप माई एसक्यूएल में भी काम कर सकते हैं, ओरेकल में भी काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल और क्या क्या हो गए? माई एसक्यूएल, होस्टग्री, एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। थोड़ा सा रिजोल्यूशन अपने वीडियो का बढ़ा दीजिए क्योंकि इसमें अक्षर बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब ये माई एसक्यूएल क्या है? जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं उन सब की कुछ खासियत है। माई एसक्यूएल जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, इसका पैसा नहीं लगता है। ये किस कंपनी का है? इसको ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है माई एसक्यूएल। बेसिकली माई एसक्यूएल पहले एक सेपरेट एंटिटी हुआ करता था। सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी थी, उसने उसे खरीदा। उसके बाद सन माइक्रो सिस्टम्स को भी ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। तो आज ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो यानी कि ओरेकल आज की तारीख में दो तरीके के आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर निकालती है। एक तो ओपन सोर्स फ्री जो कि माई एसक्यूएल है, और एक का वो पैसा लेती है जिस डेटाबेस का नाम है ओरेकल। ओरेकल सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम आता है। अब एक क्वेश्चन आपके बनता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जिसका पैसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल ओरेकल। ओपन सोर्स जो फ्री होता है, फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल फ्री है तो इसमें कोई गारंटी, सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। ओरेकल के अंदर गारंटी भी होती है और कोई प्रॉब्लम आने पर सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। ठीक है, अब माई एसक्यूएल इतना फेमस क्यों है? एक एक स्टैक चलता है LAMP नाम का, लैम्प। लैम्प के अंदर सभी सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। ये कोई भी सर्वर पे कोई भी ऐप, वेब बनाने में बहुत यूज़फुल है। दुनिया की 90% वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस इस स्टैक पर चलती है, लैम्प स्टैक पर। अब इसे मैं स्टैक क्यों बोल रहा हूँ? मेरे पास एक कंप्यूटर है, सर्वर है। सबसे पहले मुझे उसके ऊपर चाहिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया लिनक्स, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल दिया सर्वर के ऊपर। अब मुझे इस सर्वर को वेब सर्वर बनाना पड़ेगा ताकि मैं ऐप्स की रिक्वेस्ट और वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स दे सकूं। तो वेब सर्वर अपाचे, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स है। अब मेरा जो सर्वर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब सर्वर बन चुका है। अब मुझे चाहिए एक डेटाबेस। कहाँ सेव कर? तो माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल भी फ्री है, ओपन सोर्स है। अब मेरे पास डेटाबेस भी हो चुका है। अब मुझे चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं लिखता हूँ पी फॉर PHP भी यूज़ होती है, PHP भी ओपन सोर्स है, फ्री है। और दूसरी यूज़ होती है पाइथन। ठीक है, दोनों ओपन सोर्स है, दोनों फ्री है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं लैम्प स्ट्रक्चर। लैम्प, अपाचे, माई एसक्यूएल, पर्ल, पाइथन, PHP। तो ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है लैम्प का। इसी तरीके से ये एक और होता है स्टैक, विम्प करके। इसमें L की जगह पर W आ गया। बेसिकली I नहीं है, ये भी A है, वैम्प है, WAMP। आई की जगह पर आ गया है, W की जगह, यानी कि लिनक्स की जगह पर आ चुका विंडोज़। ये तो पेड है, ये फिर विंडोज़ आ गया तो यानी वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल के फीचर्स हम लोगों ने देख लेते हैं। ये ओपन सोर्स है, फ्री है। पोर्टेबिलिटी, माई एसक्यूएल की पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि माई एसक्यूएल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। वो विंडोज़ में भी चलेगा, एप्पल के मैक में भी चलेगा और लिनक्स में भी चलेगा। तो पोर्टेबिलिटी है। सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब कि सभी लैंग्वेजेस से कनेक्टिविटी। आप माई एसक्यूएल को PHP से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पाइथन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, C लैंग्वेज से कर सकते हैं, जावा से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी होती कैसे है? API से, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस। इनका काम होता है दो डिफरेंट लैंग्वेजेस, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को आपस में
कनेक्ट करना। तो एपीआईज अवेलेबल है सभी लैंग्वेजेस से कनेक्टिविटी के लिए। क्वेरी लैंग्वेज है ये एसक्यूएल सपोर्ट करती है, यानी कि माई एसक्यूएल में आपको डेटा सेव करना, प्रोग्रामिंग के लिए अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एसक्यूएल आती है तो आप माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। माई एसक्यूएल के बेसिक्स हैं, एक एक नंबर में ये डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम में, बहुत इजी है। रिलेशन, किसी आरडीबीएमएस के अंदर एक टेबल को रिलेशन कहा जाता है। टेबल मतलब जो रो कॉलम फॉर्मेट में होती है। फिर अगली क्या डेफिनेशन है, टप्पल, एक रो को टप्पल कहा जाता है। किसी टेबल में कोई रो है, उस रो को क्या कहा जाता है, टप्पल। एट्रीब्यूट, टेबल के कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, बहुत इजी है। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है टेबल के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहा जाता है, डिग्री। इस टेबल में 2 कॉलम है, 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, यानी कि टेबल में कितना रिकॉर्ड है, टेबल में कितना डेटा है, टोटल डेटा अगर मैं गिनूंगा तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी उसकी, कार्डिनलिटी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड के अंदर आता है, वो थोड़ा सा आपको घुमाएगा कि एक मेरे पास ईएमपी नाम की टेबल है, उसके अंदर 3 कॉलम हैं, अब हमने एक नया कॉलम और ऐड कर दिया, यानी कि 3 + 1, अब 4 कॉलम हो गए उसके अंदर, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर बोलेगा कि उसके अंदर ऑलरेडी 25 रिकॉर्ड्स हैं, हमने 2 रिकॉर्ड तो माइनस कर दिए और 3 रिकॉर्ड और जोड़ दिए, वो आपको घुमाएगा। तो अब 25 में से 2 रिकॉर्ड माइनस कर दिए, मतलब कितने बच गए, 23। फिर इसने 3 और जोड़ दिए तो कितने रिकॉर्ड हो गए, अब 26। तो यानी देखो नंबर ऑफ कॉलम्स तो हो गए 4, नंबर ऑफ रोज हो गई 26। अब वो पूछेगा बताइए इस टेबल की डिग्री कितनी है और कार्डिनलिटी कितनी है। तो कार्डिनलिटी हमें पता है नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 4 इसकी डिग्री हो गई है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज यानी 26 इसकी कार्डिनलिटी हो गई है। तो आपको ये कैलकुलेशन करना है, बेसिक, बहुत इजी। अब क्या है, डोमेन, डोमेन ऑफ ए कॉलम होता है। कोई कॉलम है मेरे पास, मान लो जेंडर नाम का कॉलम है, जेंडर कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है, मैं प्री डिसाइड करूँगा कि यूज़र इसके अंदर मेल डाल सकता है, फीमेल डाल सकता है। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि यूज़र जेंडर नाम के कॉलम में केवल 2 वैल्यू ही डाल सकता है, या तो मेल डालेगा या फीमेल डालेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी डाल दे, काऊ, ह्यूमन, एग, पैन, नहीं, इन 2 में से कोई एक वैल्यू डालेगा। तो ये 2 वैल्यू बन गई है जेंडर नाम के कॉलम का डोमेन। जेंडर का डोमेन अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा, वो वैल्यूज़ जो कि एडमिसिबल है किसी कॉलम के लिए। जैसे कि क्लास नाम का कॉलम है, कोई मैं लो सपोज मेरा क्लास नाम का कॉलम है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर केवल क्लास 9th से 12th तक का, बस या तो वो डालेगा क्लास 9th या क्लास 10th या क्लास 11th या 12th। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ये। तो सेट ऑफ वैल्यूज एडमिसिबल फॉर ए कॉलम, बहुत इजी है, ठीक है। फिर ये कुछ कीज़ होती है, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो थ्योरी में 100% आते हैं। प्राइमरी की आपको पता ही है, किसी टेबल की प्राइमरी की होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। एक प्राइमरी की होती है, एक कैंडिडेट की होती है, एक अल्टरनेट की होती है, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। एक मेरे पास टेबल है, समझिएगा, इसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये यहाँ पर एडमिशन नंबर है, यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर है, फिर स्टूडेंट का नाम है, सिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले बात तो मुझे प्राइमरी की बनानी है। प्राइमरी की आपको पता है वह कॉलम जो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो प्राइमरी की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम लोग 11th में सब पढ़ चुके हैं, हम केवल अभी रिकैप कर रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन कौन सा कॉलम प्राइमरी की बन सकता है। रोल नंबर को मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, बिल्कुल। एडमिशन नंबर को भी बना सकता हूँ, आधार कार्ड नंबर को भी बना सकता हूँ। तो किस किस को बना सकता हूँ मैं प्राइमरी की, रोल नंबर, क्योंकि वो भी हमेशा यूनिक रहेगा, रोल नंबर, एडमिशन नंबर ये भी हमेशा यूनिक रहेगा, और आधार कार्ड नंबर। ये तीनों प्राइमरी की बनने के लायक हैं। प्राइमरी की क्या विशेषता होती है, नॉट नल एंड यूनिक, डॉट नल एंड यूनिक, ये तीनों प्राइमरी की बनने के लायक हैं, ठीक है। तीनों प्राइमरी की बनने के लायक हैं, तीनों कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के लिए। जैसे कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हुए, 1 2 3, तो 3 कैंडिडेट हैं,
तीनों योग्य हैं, तीनों पात्र हैं, तीनों एलिजिबल है, तभी तो वो इलेक्शन में खड़े हुए। अगर वो एलिजिबल नहीं होते तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते थे। जो भी सरकार ने मांगी थी कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से ऊपर आयु होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सारा वो क्वालिफिकेशन उसके पास है, तो इसलिए वो कैंडिडेट है। तो इलेक्शन में अगर 3 कैंडिडेट खड़े हुए तो तीनों को हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट्स। सेम हमारे यहाँ पर ये तीनों एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए, तो ये तीनों क्या कहलाएगी? कैंडिडेट की। ध्यान रखना, कैंडिडेट की क्या कहलाएगी? तीनों कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या मतलब हुआ? द कॉलम विच इज एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, द कॉलम्स विच आर एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, ये कैंडिडेट की हो गई। अभी कैंडिडेट की तो हो गई, लेकिन ये जो 3 थे मेरे पास, रोल नंबर, एडमिशन नंबर और आधार कार्ड नंबर, इन 3 में से अगर ये इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट तो 3 खड़े हुए, लेकिन जीतेगा तो कोई एक, तीनों तो जीत नहीं सकते। इसी तरीके से अगर ये तीनों कैंडिडेट कीज हैं जो कि प्राइमरी की बनने के योग्य हैं, तो प्राइमरी की तो इन 3 में से कोई एक ही बनेगी, दूसरी तो प्राइमरी की बन नहीं सकती। सपोज मैंने प्राइमरी की बना दी रोल नंबर को, कि भाई रोल नंबर आज के बाद प्राइमरी की, तो रोल नंबर तो प्राइमरी की हो गई। तो बाकी 2 जो बचे उनको कहेंगे हम अल्टरनेट की। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की का क्या डेफिनेशन हो गई है? द कैंडिडेट की विच इज नॉट ए प्राइमरी की, वह कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है। तो क्या हो गया? जो कैंडिडेट कीज होगी, जितनी भी कैंडिडेट कीज होगी, उन कैंडिडेट कीज में से एक तो प्राइमरी की बन जाएगी, बाकी बची हुई सभी अल्टरनेट कीज बन जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना डिटेल क्या है कि डिटेल मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एक टेबल बना दी उसने, कई सारे कॉलम दे दिए और बोला कि इन कॉलम्स में से कौन कौन सा कॉलम प्राइमरी की बनने के लायक हैं और इनमें से कौन कौन सा कॉलम कैंडिडेट की है, आप नाम बताओ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, फॉरेन की, अब ये फॉरेन की क्या है? चलिए ठीक है, देखते हैं। होता ये है कि 2 मेरे पास टेबल है, टेबल नंबर 1, इसके अंदर मेरे पास है हॉस्टल का आईडी और हॉस्टल का नाम से। हॉस्टल का आईडी 1 है, हॉस्टल का नाम है अरावली। और एक दूसरी टेबल स्टूडेंट टेबल, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट का हॉस्टल आईडी है, किस हॉस्टल में स्टूडेंट रहता है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर 101, नाम है राम, हॉस्टल आईडी 1। अब इस नंबर 1 इस टेबल को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या पता चलता है कि रोल नंबर 101 वाला स्टूडेंट हॉस्टल नंबर 1 में रहता है। लेकिन हॉस्टल नंबर 1 है कौन सा भाई? ये कौन सा हॉस्टल है? तो वो जानने के लिए मुझे इस टेबल नंबर 2 को देखना पड़ेगा कि जो भाई हॉस्टल नंबर 1 है उसका नाम अरावली है। वो नाम मुझे कहाँ से मिलेगा? टेबल नंबर 2 से मिलेगा। तो अब देखिए हॉस्टल की डिटेल कहाँ पर है? टेबल नंबर इस 2 वाली टेबल में है। ये तो प्रॉपर हॉस्टल का टेबल है, हॉस्टल का आईडी, हॉस्टल का नाम। यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट की डिटेल टेबल है, ये स्टूडेंट की डिटेल है। स्टूडेंट की डिटेल के अंदर हॉस्टल का नाम रिपीट हो सकता है। कैसे भाई? कि रोल नंबर 101 वाला स्टूडेंट भी हॉस्टल नंबर 1 में रहता है और रोल नंबर 102 वाला भी हॉस्टल नंबर 1 में रहता है, रोल नंबर 103 वाला भी हॉस्टल नंबर 1 में रहता है। मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे तो ये 1 जो है हॉस्टल का नंबर वो इसमें रिपीट होगा इस कॉलम में। लेकिन जो दूसरी जो मेरी टेबल थी, हॉस्टल आईडी, हॉस्टल का नाम, हॉस्टल आईडी, हॉस्टल का नाम, तो यहाँ पर 1 दोबारा नहीं आएगा इस टेबल में। क्यों नहीं आएगा? कि हॉस्टल नंबर 1 का मतलब अरावली, हॉस्टल नंबर 2 मतलब कि शिवालिक, तो ये यहाँ पर ये रिपीट नहीं होगा। तो अभी क्या हुआ है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहली जो टेबल है हॉस्टल डिटेल, इस हॉस्टल डिटेल के को और इस स्टूडेंट डिटेल को अगर मैं आपस में रिलेट करूं तो किस कॉलम के थ्रू रिलेट करूंगा? मैं हॉस्टल आईडी के बेसिस पे रिलेट करूंगा। हॉस्टल आईडी दोनों का देखूंगा, दोनों टेबल का हॉस्टल आईडी देखूंगा और मैं डेटा जो चाहे वो डेटा मैं निकाल सकता हूं। तो अब सबसे पहली टेबल हॉस्टल का नाम, हॉस्टल का आईडी, हॉस्टल का नाम। सेकंड टेबल स्टूडेंट की डिटेल, उसका हॉस्टल आईडी। तो हॉस्टल वाली टेबल में हॉस्टल आईडी कहलाएगा प्राइमरी की। ये इसका प्राइमरी की है, बिल्कुल है प्राइमरी की है इस टेबल का। लेकिन जो सेकंड टेबल है जहां पर हॉस्टल आईडी रिपीट हो सकता है, इस टेबल में ये हॉस्टल आईडी कहलाएगा फॉरेन की।
फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेन की क्यों कहलाएगा? फॉरेन की डेफिनेशन क्या होती है? आप देखो, फॉरेन की डेफिनेशन होती है वह कॉलम, वह कॉलम मतलब कौन सा कॉलम? हमारा ये हॉस्टल आईडी वाला कॉलम। वह कॉलम जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो। दूसरी टेबल, देखो यहाँ पर प्राइमरी, ये वाला कॉलम की जो वैल्यू है वो इस टेबल में, टेबल नंबर 1 में प्राइमरी की है। तो हमने क्या बोला था? वह कॉलम जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो, उसे हम, और वो यूज क्या होता हो? इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट करने के काम आता हो। तो क्या डेफिनेशन हो गई है? वह द कॉलम विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल एंड यूज्ड टू रिलेट बोथ टेबल्स, तो उसे फॉरेन की कहा जाएगा। ठीक है साहब? तो थोड़ा सा वापस इसको एक बार आप सुनना, आपको समझ में आ जाएगा फॉरेन की क्या होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये थ्योरी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि दो टेबल का जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। मेरी टेबल थी हॉस्टल नंबर 1 जिसका नाम अरावली है, टेबल नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 101 हॉस्टल नंबर 1 में रहता है। मुझे किसी ने बोला कि भाई साहब स्टूडेंट नंबर 101 कौन सा हॉस्टल में रहता है, तो मैं इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट करूंगा यूजिंग दिस हॉस्टल आईडी। मुझे पता चल जाएगा कि 101 जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल नंबर 1 में रहता है और हॉस्टल नंबर 1 का नाम है अरावली, तो मुझे नाम पता चल जाएगा। अभी अगर सपोज इस टेबल, हॉस्टल वाली टेबल में से मैंने हॉस्टल नंबर 1 का डेटा डिलीट कर दिया, अब अरावली नाम का कोई हॉस्टल है ही नहीं, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, लेकिन इस सेकंड टेबल में तो एंट्री अभी तक है। यानी कि अब 6 महीने बाद कोई बोलता है कि भाई ये जो 101 नाम का स्टूडेंट है ये किस हॉस्टल में रहता है, मुझे नाम बताइए। तो आप क्या करेंगे? टेबल नंबर 2 जो ये वाली टेबल है इसको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि 101 हॉस्टल नंबर 1 में रहता है। हॉस्टल नंबर 1, अब इसका नाम ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे? पुरानी वाली टेबल में जो हॉस्टल की टेबल है, वहाँ आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1 नाम का आईडी है इसका हॉस्टल का नाम क्या है। तो यहाँ पर तो आपको 1 का डेटा मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका डाटा हो गया करप्ट, डेटाबेस खराब हो चुका है। इसमें ऐसा डाटा पड़ा है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कभी आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये 1 नाम का हॉस्टल कौन सा है। तो ये नहीं होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, तो ऐसा होता भी है। तो इस रिलेशन मेंटेनेंस को कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये मेंटेन होता कैसे है? अगर मैं ये जो हॉस्टल वाली टेबल है, हॉस्टल वाली टेबल से अगर मैं हॉस्टल नंबर 1 जो कि अरावली है, इसको डेटा को अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करते ही सेकंड जो टेबल थी स्टूडेंट नाम की, वहाँ पर ये यूज़ हो रहा था एज ए प्राइमरी की, सेकंड टेबल में से ऑटोमेटिक वो डेटा डिलीट हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड इसका भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हॉस्टल डिलीट किया, इसका मतलब इस हॉस्टल में रहने वाले सारे स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ऐसा हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आप सिंपल डेफिनेशन 1 लाइन याद कर लो। फिर आ जाता है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इनकी फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। डेटा मैनिपुलेशन, डीडीएल कमांड आपको पता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। डीएमएल कमांड, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। डीडीएल कमांड क्या होता है? जो टेबल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना का क्या मतलब होता है? टेबल का स्ट्रक्चर कंट्रोल करना मतलब टेबल में नया कॉलम ऐड करना, टेबल में कोई कॉलम डिलीट करना, नई टेबल क्रिएट करना, तो ये कहलाते हैं डीडीएल कमांड्स। और डीएमएल कमांड्स मतलब जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, उन डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना, नया डेटा इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये कहलाते हैं डीएमएल कमांड। फिर तीसरा आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटा को कंट्रोल करते हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। ये डेटा को परमानेंट सेव करने के काम आते हैं, जो शायद कोरोना की वजह से तो सिलेबस में, आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये पहले हुआ करता था। कमिट, रोल बैक, आपको केवल एग्जाम्पल नाम पता होना चाहिए कि ये डीसीएल कमांड्स है। फिर ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये यूज़र को राइट्स देते हैं। हम लोगों ने माईएसक्यूएल में डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के हमने यूज़र बनाया, तो उसका आईडी पासवर्ड दिया है, और हर आईडी को हमने कुछ राइट्स दिए हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो राइट्स कैसे देते हैं? ग्रांट, रिवोक, ये एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, इनको यूज़ करते हुए। अभी इसके अंदर एक सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, एसक्यूएल कमांड्स जब वो लिखते हैं, कि मैंने बोला कि भाई आप एक डेटा इंसर्ट करो, तो वो क्या लिखेगा? इंसर्ट
इनटू, मुझे लिखना ये चाहिए था इंसर्ट इनटू ईएमपी, एक ईएमपी नाम की टेबल है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, इंसर्ट इनटू ईएमपी आगे वैल्यूज़। बच्चा क्या करता है, इंसर्ट इनटू, ये बीच में एक शब्द डाल देता है टेबल। तो क्या लिखा उसने, क्वेरी क्या लिखी है, इंसर्ट इनटू टेबल ईएमपी। ये क्वेरी गलत हो गई आपकी, यहाँ पर टेबल शब्द नहीं लिखना था, वहाँ भी आपने लिख दिया। तो ये याद कर लो, जितने डीडीएल कमांड्स हैं उन सब के आगे टेबल कमांड लिखा जाता है। जैसे कि क्रिएट टेबल ईएमपी, मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, ये टेबल शब्द लिखा है मैंने, क्रिएट टेबल ईएमपी। सेम एल्टर के लिए मैं लिखता हूँ एल्टर टेबल ईएमपी, टेबल शब्द लिखा है। ड्रॉप करने के लिए भी ड्रॉप टेबल ईएमपी। तो जितने डीडीएल कमांड्स हैं वहाँ पर ये टेबल शब्द यूज़ होगा टेबल के नाम से पहले। और जितने डीएमएल कमांड्स हैं, ये सेलेक्ट इंसर्ट, इनमें कहीं भी टेबल शब्द यूज़ नहीं होगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मैं ये नहीं लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी। इसी तरीके से इंसर्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू ईएमपी, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, अपडेट ईएमपी। तो टेबल शब्द यूज़ नहीं होता है। तो ये मिस्टेक आप याद, अगर आप ये टेक्निक याद रखेंगे तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि डेटाबेस, मेरे कंप्यूटर में कितने डेटाबेस बने हुए हैं, मुझे अगर देखना है तो शो डेटाबेसेस, पर्टिकुलर डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनी हुई है तो शो टेबल्स कमांड आ जाता है। इसके अंदर ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, डेटाबेसेस है, देखिएगा आप, ये डेटा शो डेटाबेस नहीं लिखा है, शो डेटाबेसेस है सेम, या शो टेबल्स है, शो टेबल नहीं है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। नया डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम यहाँ MySQL है। डेटाबेस को डिलीट करना, डेटाबेस का नाम ABC है, डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। किसी टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप टेबल ईएमपी। तो देखो, डेटाबेस डिलीट करो चाहे टेबल डिलीट करो, एक ही कमांड यूज होता है ड्रॉप नाम का। फर्क कहाँ आ जाता है, यहाँ लिखा जाता है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, यहाँ लिखा जाता है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ठीक है। फिर करंट डेटाबेस को चेंज करना, यूज़, उसके बाद डेटाबेस का नाम। टेबल क्रिएट करना, आपको पता ही है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखो, कॉलम का नाम लिखो और उसका डेटा टाइप लिखिए। किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है मुझे कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि मुझे देखना है कि मेरे टेबल में के कॉलम्स के नाम क्या हैं, नंबर एक। अगर मुझे ये देखना है तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा, डिस्क्राइब नेम ऑफ टेबल। डिस्क्राइब की जगह हम लोग DESCB लिख सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब कमांड क्या क्या काम आता है, नंबर 1 क्वेश्चन कि मुझे नेम ऑफ कॉलम्स देखने हैं मेरी टेबल में। नंबर 2 क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेरी टेबल में कितनी कीज़ हैं, प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, ये मैं देखना चाहता हूँ, तो भी मैं इसी कमांड को यूज़ करूँगा। नंबर 3, मेरे टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट कौन कौन से लगे हुए हैं, कंस्ट्रेंट मतलब यूनिक, नॉट, नल, चेक, एक्सेट्रा, तो भी मैं यही कमांड यूज़ लूँगा। मेरी टेबल में जो कॉलम्स बने हुए हैं उन कॉलम का डेटा टाइप क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ, तो भी मैं यही कमांड यूज़ करूँगा। तो ये 4-5 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आंसर सेम यही आंसर लिखिएगा। फिर इंसर्ट करने का देखिए क्या है, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू, ये रिकैप है, रिवीजन है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे 11th के वीडियोस देखिए। तो इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, वैल्यूज़, और आप सारी वैल्यू लिख दीजिए। नंबर 1 तरीका, ये तरीका कब काम आता है, जब आप टेबल के सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, सारी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। सेकंड क्या है, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ टेबल, पहले कॉलम का नाम लिखो उसके बाद वैल्यूज़ लिखो। तो ये कब तरीका यूज़ होगा, जब मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। फिर अगला आ जाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम की टेबल में से पूरा डाटा ले आएगा। वेयर लगा दूंगा तो ये देखिए वेयर क्लास इक्वल टू 4, यानी कि चौथी क्लास का ही डाटा लाएगा। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा क्लास फॉर स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम लेके आएगा, और कॉलम के नाम लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम और क्लास, तो केवल 2 कॉलम ही लेके आएगा। अपडेट कैसे करते हैं कोई डेटा, अपडेट नेम ऑफ टेबल, अपडेट स्टूडेंट, सेट क्लास इक्वल टू 4, यानी कि क्लास नाम के कॉलम की वैल्यू 4 कर दो। कहाँ, वेयर, जहाँ पर फर्स्ट नेम श्रेया हो, यानी कि इस स्टूडेंट नाम की टेबल को अपडेट करना है, उसमें क्लास को 4 करना है श्रेया की। ठीक है। अगर आप ये वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करते हो,
वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करते हो, आप सिंपल इतना लिखते हो अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा कि सभी स्टूडेंट की क्लास 4 सेट कर देगा जितने रिकॉर्ड है टेबल में। इसलिए अपडेट करते समय ध्यान रखें वेयर कंडीशन जरूर लगाएं, वरना पूरा डाटा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर कमांड है कोई रो डिलीट करने का, तो क्या होता है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब नेम ऑफ टेबल, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अमर। तो फर्स्ट नेम क्या है, कोई कॉलम होगा उस टेबल में, फर्स्ट नेम नाम के कॉलम की वैल्यू अमर है, उस रो को डिलीट कर दो। इसमें भी बहुत ध्यान रखना, अगर मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई, सीधा लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इतना लिखने से क्या करेगा, स्टूडेंट नाम की टेबल में से पूरा डेटा डिलीट कर देगा, टेबल खाली कर देगा पूरा। तो इसमें भी वेयर कंडीशन लगाएं, सोच समझ के डिलीट करें। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सभी हम क्वेरी में यूज़ करते हैं वेयर कंडीशन के अंदर, आपको मालूम ही है। लेस देन इक्वल टू, पाइथन में इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू यूज़ होता है, लेकिन मायस्क्यूएल में एक ही बार यूज़ होता है। नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पर दो होता है, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी एक सिंबल आप यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू के लिए, ठीक है। फिर अगला क्या बचता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। फिर कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल, एंड और नॉट, ये यूज़ करता है। अच्छा देखिए, हम लोग जो वेयर कंडीशन लगाते हैं, मैंने लिखा कि मान लो सिटी की वैल्यू उदयपुर हो, उन स्टूडेंट्स का डेटा लाओ, तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर सिटी इक्वल टू उदयपुर यानी क्या होगा, उदयपुर के स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसने बोला कि आप उनका डेटा लाओ जहां सिटी की वैल्यू नल हो सकता है नल, सिटी की वैल्यू डाली नहीं हो, सिटी की वैल्यू नल हो, उनका डेटा लाओ, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, वही सेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू नल। भाई यही लिखना चाहिए, हमने अभी पहले यही तो लिखा था, सिटी इक्वल टू उदयपुर लिखा था हमने, अब हम लिखेंगे कि वेयर सिटी इक्वल टू नल। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेरी एरर देती है, केवल अगर आपको कंपेयर करना है नल को आप इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको इज नल लगाना पड़ेगा, वेयर सिटी इज, इक्वल टू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इज, बहुत जरूरी है। और अगर आप नॉट इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा इज नॉट, NOT, ये लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 2015 बोर्ड में आया था कि एक शीला नाम की लड़की है, उसने क्वेरी लिखी है, उसको जितने भी सिटीज़ नल है उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो उसने क्वेरी में ऐसा लिखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू नल, लेकिन उसको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो बताइए इसने क्या एरर की है और उस क्वेरी को ठीक करके लिखी है। तो उसका आंसर हमें लिखना था कि भाई नल को इक्वल टू से कंपेयर नहीं किया जा सकता, और इसको ठीक करके लिखने के लिए हमें क्या करना था, इक्वल टू की जगह क्या लिखना था, केवल इज, सिटी इज नल। बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये बोर्ड में आया था, तो ध्यान रखिएगा नल के साथ। फिर आता है LIKE, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ 2 कैरेक्टर यूज होते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। इन्हें कहा जाता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा ये वर्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये थ्योरी में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन मायस्क्यूएल। मायस्क्यूएल में कौन कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज और अंडरस्कोर, ये 2 यूज होते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, अंडरस्कोर का मतलब होता है एक सिंगल कैरेक्टर। ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते, मैं कल ही आपको एग्जांपल बताता हूँ। ए परसेंटेज का मतलब है ए से शुरू होगा, आगे कुछ भी हो। सेकंड में देखो डैश डैश ए, यानी कि 2 कैरेक्टर होंगे और तीसरा कैरेक्टर ए होगा, और इसने परसेंटेज नहीं लगाया देखो कहीं पर भी, इसका मतलब ये टोटल इसकी लेंथ तो होगी 3, इसकी इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी 3, उसमें से जो तीसरा कैरेक्टर ए होगा, पहला और दूसरा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए सेकंड कैरेक्टर बी होगा क्योंकि अंडरस्कोर लगाया, फिर बी, सेकंड कैरेक्टर बी होगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए इसने क्या लिखा है, 3 अंडरस्कोर लगाए, 3 अंडरस्कोर लगाए मतलब इसकी लेंथ एग्जैक्ट 3 होगी, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज इसने लगाया ही नहीं है, ठीक है। अब ये और चीज़, केस सेंसिटिव होता है पैटर्न मैचिंग, ठीक है, और ये केवल लाइक के साथ ही यूज़ हो सकता है, इक्वल टू में नहीं। तो सेम वही चीज़ है,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, यानी अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, क्वेरी लिख की, राइट ए क्वेरी टू फैच नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ लेटर ए से शुरू होने वाले सभी बच्चों का नाम पता लगाओ। क्वेश्चन क्या है, ए से शुरू होने वाले सभी बच्चों का नाम पता लगाओ, यानी कि एग्जाम्पल में उसके अंदर अमर सिंह भी आ जाएगा, अमित का नाम भी आएगा, अजय का नाम भी आएगा। क्यों आएगा, इनका सभी ए से शुरू हो रहा है इनका नाम। तो अगर वैसी क्वेरी मुझे लिखनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंट, यानी ए से शुरू होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है जिनके नाम में सिंह लगा हुआ हो, जिनके नाम के बीच में सिंह हो, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह, विवेक सिंह, तो वो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लगा दिया परसेंटेज, आगे पीछे कुछ भी हो बीच में सिंह हो। अब ये कह रहा है कि कक्षा 8 से बड़ी कक्षा में कोई बच्चा पढ़ता हो, यानी कि 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चों का डिटेल लाओ, 8वीं से ऊपर के बच्चों का डिटेल लाओ जिनके नाम के बीच में कुमार हो। तो देखो हमने क्या लगा दी कंडीशन, वेयर क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि 8वीं या 8वीं से ऊपर की क्लास, एंड नेम लाइक परसेंट कुमार परसेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 8वीं से ऊपर बच्चे हैं और जिनके नाम के बीच में कुमार है उनका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है ऑर्डर बाय क्लॉज, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के काम आता है। असेंडिंग मतलब ए से जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड से ए। पहली बात तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ए से जेड यानी कि 0 से 9। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा यानी जेड टू ए, यानी कि 9 से 0 की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय क्लास। क्लास क्या है, कोई नेम ऑफ द कॉलम है, इसके हिसाब से अब ऑर्डरिंग हो जाएगी। ये अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होगा ASC, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय क्लास के बाद एक DESC नाम का शब्द लिख दो, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं DESC नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होता है ASC। ठीक है, ASC। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी क्वेरी में सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। सारा आपने वेयर लगा दिया, ग्रुप बाय लगा दिया, लाइक लगा दिया, जो भी आपको लगाना है, सारी क्वेरी बनने के बाद लास्ट में लिखा जाता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को कभी भी बीच में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब आ जाता है टेबल कंस्ट्रेंट। बस ये छोटा सा बचा है, 2-3 चीज़ें और बची है। कंस्ट्रेंट होते हैं जो हम जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कॉलम्स के ऊपर कुछ रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि नॉट नल। किसी कॉलम पे मैंने रूल अप्लाई कर दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, तो इसका मतलब है कि वह पर्टिकुलर कॉलम को मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने लिखा मोबाइल नंबर, कॉलम टेबल क्रिएट करते समय लिखा मोबाइल नंबर नॉट नल, यानी इस मोबाइल नंबर की वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। इसी तरीके से अगला कंस्ट्रेंट कौन सा, यूनिक। यूनिक यानी आप उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते हो। मैंने अगर मोबाइल नंबर नाम के कॉलम पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, इसका मतलब ये होगा कि अब जब यूज़र डेटा एंट्री करेगा तब वह इस मोबाइल नंबर नाम के कॉलम में एक ही मोबाइल नंबर को बार बार नहीं डाल सकेगा। यूनिक मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। एक बार कोई मोबाइल डाल दिया तो आप उस सेम मोबाइल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज़ है, ये कई जगह काम आती है जहाँ पर आपको मोबाइल बेस्ड रजिस्ट्रेशन करना है। आप कई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, ऐप जब इंस्टॉल करते हो तो वो मोबाइल नंबर आपसे मांगता है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है OTP भेजने के बाद। और अगर उसी सेम मोबाइल नंबर से आप दोबारा उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे किसी और फ़ोन में, तो वो एरर दे देगा कि दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उसने भी वहाँ पर डेटाबेस में उसको यूनिक दे रखा होगा। फिर मैं किसी कॉलम को क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ, किसी कॉलम को फॉरेन की भी बना सकता हूँ। चेक कंडीशन, किसी कॉलम में मैं चेक कंडीशन लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने चेक कंडीशन लगा दी, भाई सैलरी नाम का मेरा कॉलम है, इसकी वैल्यू हमेशा 1000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ये चेक कंडीशन है, यानी कि यूज़र जब डेटा एंट्री करेगा तो वह यूज़र इस सैलरी नाम के कॉलम में 1000 से कम वैल्यू एंटर नहीं कर पाएगा। ये चेक लगा दिया। फिर कौन सा बचता है कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं क्या देना चाहता हूँ किसी कॉलम की, कॉलम का नाम है सपोज सिटी, सिटी नाम के कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी उदयपुर। इसका मतलब यह है कि अगर यूज़र सिटी की वैल्यू डालता है तो ठीक है, अगर नहीं डालता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या उठा लेगा, उदयपुर उठा लेगा।
अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए प्राइमरी की क्या खासियत होती है, वो नॉट नल होती है और यूनिक होती है। यानी कि प्राइमरी की नाम के कॉलम को मैं कभी खाली भी नहीं छोड़ सकता हूं और रिपीटेड वैल्यू भी नहीं डाल सकता हूं। तो प्राइमरी की मतलब नॉट नल एंड यूनिक। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब यूनिक में भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आती है, प्राइमरी की में भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आती है, तो यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? तो यूनिक और प्राइमरी की में केवल एक डिफरेंस है, यूनिक कैन बी नल। यूनिक को मैं खाली छोड़ सकता हूं, बट प्राइमरी की इज ऑलवेज नॉट नल। प्राइमरी की वैल्यू में खाली नहीं छोड़ सकता। तो यूनिक इज नल एंड प्राइमरी की इज यूनिक कैन बी नल, सॉरी नल नहीं, यूनिक कैन बी नल, यानी यूनिक नल हो सकता है लेकिन प्राइमरी की हमेशा नॉट नल ही रहेगा। ठीक है, तो टेबल कंस्ट्रेंट लिखने का क्या तरीका होता है, आप पर्सन नाम की टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल पर्सन्स, कॉलम का नाम जैसे आईडी, उसका डेटा टाइप मैंने लिखा इंट। इसको मैं प्राइमरी की, इस पे मैं कंस्ट्रेंट देना चाहता था, आप लिख दीजिए नॉट नल प्राइमरी की, जो भी कंस्ट्रेंट देना चाहें यहाँ पर कंस्ट्रेंट इस कॉलम के नाम के आगे ही लिख दीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, मैंने यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट लगाए नॉट नल प्राइमरी की, तो दोनों कंस्ट्रेंट के बीच में मुझे कॉमा लगाना था, कॉमा नहीं लगाऊँ तो एरर आएगी। कॉमा लगा के आप कंस्टेंट लिखते रहिए। फिर दूसरी बात, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि मुझे ये नॉट नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की का खुद का ही मतलब होता है नॉट नल एंड यूनिक, यानी कि अगर मैं इस नॉट नल को नहीं भी लिखूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक लास्ट नेम नाम का बनाया है कॉलम, जिसका डेटा तो मैंने लिखा है वेयर के 255, इसको नॉट नल लिखा है, यानी लास्ट नेम को कोई खाली नहीं छोड़ पाएगा। सिटी देखिए, इसको मैंने डिफ़ॉल्ट उदयपुर दे दिया है, कोई वैल्यू डालेगा तो ठीक, नहीं डालेगा तो वो डिफ़ॉल्ट उदयपुर वैल्यू ले लेगा। फिर देखिए चेक कंस्ट्रेंट हमेशा लास्ट में लगता है। एज जो कि इंट है, मैंने चेक क्या लगाया, एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी इस टेबल में जब भी डाटा डाला जाएगा तो एज की वैल्यू हमेशा 18 या 18 से ग्रेटर होगी। 18 से छोटी वैल्यू में नहीं डाल पाऊंगा, माई एसक्यूएल एरर दे देगा, वो डेटा आपको डालना अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके, ये देखो ये हमने क्रिएट टेबल में क्या किए, कंस्ट्रेंट लिखे हैं। कंस्ट्रेंट कहाँ लिखे हैं हम लोगों ने, कॉलम के नाम के साथ, कॉलम के नाम के साथ हमने कंस्ट्रेंट लिख दिए। तो ये कहलाते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स। इस तरीके से कंस्ट्रेंट लिखना कहलाता है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स। अभी इन्हीं कंस्ट्रेंट को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसे बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट मतलब आप किसी सबसे लास्ट में आप लिख दीजिए कंस्ट्रेंट की वैल्यू। तो इस एग्जांपल के अंदर तो मैंने चलो दोनों यूज़ किया है। देखिए दो कंस्ट्रेंट तो मैंने कॉलम लेवल लिखे हैं और ये तीसरा कंस्ट्रेंट मैंने टेबल लेवल लिखा। देखिए प्राइमरी की मैंने किसको बनाया, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी ये रहा। इस प्राइमरी की शब्द को मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, अगर मैं यहाँ लिखता मतलब मैंने कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट टेक्निक यूज़ ली है, लेकिन मैंने लास्ट में लिखा है इसका मतलब मैंने टेबल लेवल टेक्निक यूज़ की है। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये आउट ऑफ हो चुका है टेबल लेवल और कॉलम लेवल, फिर भी थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए आपको रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तैयारी कीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे, बाय।